नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। साथ ही कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल की बधाई दी है और कहा है कि अब विकसित भारत का जो संकल्प है वो अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व देश को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और देश को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व मिल रहा है और जो विकसित भारत का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो आगे बढ़े। खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अजय टम्टा केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि मंत्री बनने के बाद सांसद अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भरोसा मेरे ऊपर दिखाया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। साथ ही उनका लक्ष्य राज्य में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का होगा। उन कार्यों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूँगा। पहले भी मुझे पार्टी ने अवसर दिया है, स्टेट में मंत्री रह करके, विधायक रह करके, ऐसे बहुत सारे विभागों को काम करने का अवसर पहले भी मिला है और 2019 से पहले भी मुझे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। तो मैं समझता हूँ जो भी काम मुझे मिलेगा उस काम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से अजय टम्टा को राज्य मंत्री का पद मिला है और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा, क्या क्या लक्ष्य रखा है और क्या रोड मैप होगा? जी अभय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अभय, अजय टम्टा को जिस तरह से राज्य मंत्री का पद मिला है और उत्तराखंड में विकास को लेकर वो आगे बढ़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्य प्रणाली होगी, क्या रोड मैप होगा? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के लिए रिटर्न गिफ्ट है कि उनकी तरफ से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के जो लोकसभा सांसद हैं, जो तीसरी बार इस सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, अजय टम्टा, उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का काम किया गया है और उनके राज्य मंत्री बनते ही उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्र सरकार में भी यहाँ पर हो जाएगा और उत्तराखंड वासियों को उम्मीद है कि जो अनुभव केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का उत्तराखंड में रहा है, क्योंकि केंद्र में सांसद बनने से पहले वह उत्तराखंड में विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर रह चुके हैं, अच्छा राजनीति का अनुभव उनके पास में है, उत्तराखंड की राजनीति को भली भांति जानते हैं। यहाँ पर राज्य में विकास के लिए क्या कुछ जरूरी है उन चीजों से भली भांति परिचित है। तो ऐसे में जब वो केंद्र में राज्य मंत्री बने तो उत्तराखंड के राज्यवासियों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि राज्य में जो विकास के काम अभी तक जो धीमी रफ्तार से जो चल रहे थे, डबल इंजन में जो विकास के काम यहाँ पर होने चाहिए थे जिस तेज रफ्तार से, वो अब और तेजी से यहाँ पर होंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने 5 बीजेपी सांसदों को जिताने का काम यहाँ पर किया है। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर
पर विजय हुई है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लगातार जो प्रतिनिधित्व की बात उत्तराखंड कर रहा था, अब केंद्र सरकार में उसका प्रतिनिधित्व हो चुका है और जल्द ही उत्तराखंड में आगामी जो 100 दिनों का रोड मैप केंद्र सरकार ने तय किया है, उसमें ये कह सकते हैं कि उस रोड मैप के साथ साथ राज्य में जो विकास की जो परियोजनाएं होंगी उन परियोजनाओं को भी शामिल करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो राज्य में जो विकास की परियोजनाएं केंद्र की यहाँ पर चल रही थी, उसमें कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जो अभी भी आधी अधूरी या उनमें अनुमति मिलने, मंजूरी मिलने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि राज्य मंत्री बनते ही, अजय टम्टा के राज्य मंत्री बनते ही उन सभी योजनाओं को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ा हर्ष का क्षण यहाँ पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जनता ने जिन 5 सांसदों को चुना था, उनमें से एक केंद्र में अब उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, राज्य के द्वारा जिस तरह से राज्य मंत्री का प्रभार मिल रहा है और ऐसे में उत्तराखंड की तमाम विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और तमाम ऐसे काम जो अब तक अटके हुए थे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड के तमाम मंत्री जिस तरह से रहे हैं और आगे उत्तराखंड को बढ़ाने का काम किया है, क्या लगता है आपको राज्य मंत्री का पद जब मिला है तो उत्तराखंड को आगे आने वाले समय में क्या कुछ फायदा होगा? क्या कुछ काम ऐसे रुके हुए थे जो अब आपको ऐसा लगता है कि अजय टम्टा के राज्य मंत्री बनने के बाद तेज गति से आगे बढ़ सकेंगे उत्तराखंड में? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो भारतमाला परियोजना के तहत जो काम यहाँ पर हो रहे हैं, मानसखंड परियोजना जो यहाँ पर बननी है, उसमें अब उत्तराखंड के खासतौर पर उन दूरस्थ क्षेत्रों का, खासतौर पर कुमाऊं के उन दूरस्थ क्षेत्रों का जो अभी तक पर्यटन की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे, वो अब जुड़ते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से और बेहतर काम यहाँ पर होने की उम्मीद कही जा सकती है। लगातार उस दिशा में यहाँ पर काम भी हो रहे थे, लेकिन अब जब ये कह सकते हैं कि अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को केंद्र में राज्य मंत्री का दायित्व यहाँ पर मिला है, तो वो काम अब और तेजी से होते हुए नजर आएंगे। और उत्तराखंड में विकास के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा ये कह सकते हैं कि उपयोगी फैसला यहाँ पर केंद्र सरकार का कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से अजय टम्टा को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य मंत्री का दायित्व उनको दिलाया और आने वाले दिनों में जो उनका अनुभव यहाँ पर रहा है, जो उनका उत्तराखंड को जिस प्रकार से वो जानते हैं, तो उसका लाभ उत्तराखंड की जनता को यहाँ पर मिलेगा। और उत्तराखंड के विकास के लिए से जो परियोजनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम वो यहाँ पर करेंगे। खासतौर पर ऊर्जा सेक्टर में, जो ऊर्जा प्रदेश के नाम से उत्तराखंड विख्यात है, उस ऊर्जा सेक्टर में जो परियोजनाएं अभी तक ये कह सकते हैं कि अपनी मंजूरी का इंतजार यहाँ पर कर रही है, वो परियोजनाएं आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। उनको उनकी पुरजोर तरीके से पैरवी राज्य मंत्री करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो साथ उनका यहाँ पर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके कार्यशैली यहाँ पर रही है, जो जिस सरल व्यक्तित्व को काम करने के लिए जाने जाते हैं, उसका लाभ भी उन्हें यहाँ पर मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी होने का लाभ उन्हें यहाँ पर मिलेगा। और उत्तराखंड में जो विकास के काम होंगे और तेज गति से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अब है इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से हमारे साथ अभय जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो अटके होने के बाद अब अजय टम्टा को राज्य मंत्री का प्रभार मिलने के बाद कहीं ना कहीं उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और तेज गति से उत्तराखंड में विकास के कार्यों को गति मिलेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रविवार को जम्मू में श्रद्धालुओं पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें लगभग 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 32 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिस पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकवादी हमले में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मानवता के ये दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। ईश्वर से दिवंगत की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया है, संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने नदियों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इस वक्त पूरे देश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, नदियों में नहाने जा रहे हैं। तो वहीं आए दिन नदी में डूबने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने नदियों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही एसडीआरएफ और पुलिस निगरानी कर रही है कि जो भी नदी की तरफ नहाने जा रहा है उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से मना किया जाए। इसको लेकर पर्यटकों में थोड़ी मायूसी देखी जा रही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों ने कोटद्वार पुलिस की सराहना भी की है।
एक बार आ चुके हैं यहाँ पे और अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पे टीम खड़ी है SDRF की, लोगों को जाने गई नदियों में, सही है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे उसकी रोड थोड़ी वैसे ख़राब सी हो रही है और बाकी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की। 2-3 हफ्तों से संडे को मतलब किसी न किसी की एक्सपायर होने की सूचना मिलती थी और अब यहाँ पे कुछ भी मतलब 2-3 हफ्तों से कुछ भी ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छे मतलब इनकी कार्रवाई हो रही है इस उसमें। और जी हम पौड़ी गढ़वाल पुलिस की सराहनीय करते हैं। बराबर चेतावनी भी दी जा रही है, मतलब हर 5 मिनट में चेतावनी दी जा रही है कि कोई नदी की तरफ ना जाए। उत्तराखंड में मौसम करवट लेते हुए दिखाई दे रहा है। देहरादून में तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं अभी कुछ दिनों में मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से कुछ डिग्री ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश का अनुमान है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों की ऊंचाई वाले स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश, आंधी तूफान आने की संभावना है, तो वहीं बाकी जिलों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इसके अलावा आज राज्य के मैदानी इलाकों में सतही हवा तेज चलने की भी संभावना जताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मानसून की तैयारी तेज चल रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ मौसम को लेकर जो बदलाव है, आगे आने वाले समय में भी ये तापमान इसी तरह बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या कुछ पूर्वानुमान जताया गया है और उसके क्या कुछ इंतजाम राज्य में किए गए हैं? दीपिका, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आसमान से जो गर्मी बरस रही है उसके चलते जनता की जो परेशानियां वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पूर्व में भी कई दिन पूर्व हमने ये देखा था कि जो तापमान में जो वृद्धि थी वो लगातार यहाँ पर हो रही थी और जनता को खासी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। और अब ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आगामी कुछ दिनों तक मौसम और शुष्क रहने वाला है, तो ऐसे में जो तापमान में जो वृद्धि है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। 40 डिग्री के पार तापमान पहुँच चुका है और आने वाले कुछ दिनों तक ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि दिन के समय लोगों को बाजार निकलना या खुले में निकलने से अवॉइड यहाँ पर करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना न करना उन्हें पड़े। और लोगों को खासतौर पर इस मौसम में खासतौर पानी पीने या फिर ऐसा तरल जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि शरीर में उनको किसी भी प्रकार से किसी और दिक्कत का सामना उन्हें न करना पड़े। क्योंकि आगामी कुछ दिन तक ये कह सकता है कि 24 से 25 तारीख तक लगातार जो मौसम यहाँ पर रहने वाला है वो इसी प्रकार से शुष्क रह सकता है। इस दौरान कुछ 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना जरूर यहाँ पर बताई जा रही है। 20 जून के बाद मानसून के पहुंचने की उम्मीद यहाँ पर कही जा सकती है, लेकिन उससे पहले जो मौसम यहाँ पर रहेगा तो उसमें लगातार तापमान में वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल, तो 20 जून तक इंतजार अभी करना होगा, लेकिन उससे पहले तापमान में वृद्धि को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंचते हैं और ऐसे में बढ़ता हुआ पारा किस तरह से उनके एक्सपीरियंस को चेंज कर रहा है? क्या शिकायतें भी देखने और सुनने को मिल रही हैं? देखिए, इस समय खासतौर पर जो चारधाम यात्रा है वो अपने चरम पर यहाँ पर चल रही है। चारधाम यात्रा पर आने वाला जो श्रद्धालु है वो जब जाम की स्थिति में या ट्रैफिक की ऐसी स्थितियों में फंसता है तो फिर उसे इस तरह की गर्मी का सामना खासतौर पर ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ता है। और इस दौरान वह अगर किसी सड़क के किनारे से गुजर रहा है तो फिर उन चीज़ों को देखते हुए वह नदियों में उतरने का काम करता है, जिसके चलते कह सकते हैं कि दोहरी परेशानी वहाँ पर आने वाले जो तीर्थयात्री या सैलानी है उनको उठानी पड़ सकती है। क्योंकि एक तरफ जाम की परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह की गर्मी उनके सामने पड़ रही है तो फिर नदियों के या गडेरों की ओर रुख वहां पर करें जहां पर और सुरक्षा का सामना उन्हें वहां पर करना पड़ रहा है। कई ऐसी घटनाएं अब तक यहां पर हो चुकी है जिसमें श्रद्धालु या सैलानियों को अकाल मृत्यु का ग्राफ वहां पर बनना पड़ा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है ताकि वह किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, तो लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। क्या कोई खास हिदायत प्रशासन के द्वारा भी दी गई है आने वाले श्रद्धालुओं को? चारधाम की यात्रा में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन पर अभी तक रोक लगी हुई थी, क्या कुछ स्थिति और गर्मी को देखते हुए क्या गाइडलाइन दी जा रही है फिलहाल?
जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि खासतौर पर जनता को ऐसी गर्मी में जहां पर तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है उसको देखते हुए अपनी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ढलने का वो काम वहां पर अवश्य करें। यानी जब वो यात्रा कहीं पर कर रहे हैं तो खासतौर पर जब 80 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो उसके बाद उन्हें कुछ देर रुकने की आवश्यकता होती है। यानी 10 से 15 मिनट उन्हें उस जगह पर रुकना चाहिए ताकि उनका शरीर उस परिस्थितियों को झेलने में समर्थ वहां पर हो सके और जब वो आगे पहुंचे तो उन्हें किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी किसी और परेशानी का सामना न वहां पर करना पड़े। इसके अलावा जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जनता को दोपहर के समय यानी 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जनता को खासतौर पर बाहर न निकलने की सलाह वहां पर दी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान में वृद्धि यहाँ पर हो रही है तो हीट वेव के चलते कह सकते हैं कि उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ सकता है। तो उसके लिए मौसम विभाग की तरफ से एडवाइस जारी की गई है और डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खासतौर पर कहा गया है कि ऐसे मौसम में जब तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो बच्चों को और बुजुर्गों को खासी सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए ताकि उन्हें भी किसी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े। और लगातार जनता के बीच में मैसेज देने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन राहत और जो दूसरे बचाव जो काम है उनको करने में भी यहाँ पर कार्यकुशलता के साथ उसको बढ़ाने में आगे काम कर रहा है ताकि जनता को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल अभय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौट। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मॉनसून सीजन को देखते हुए नगर निगम इन दिनों नदी नालों की साफ सफाई सहित शहर के मुख्य मार्गों में जगह जगह चौक पड़ी नालियों को साफ कराने के लिए कवायद शुरू कर चुका है। जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल ने कहा कि मानसून को देखते हुए पिछले 1 महीने से जगह जगह साफ सफाई सहित नदी नालियों को साफ किया जा रहा है ताकि मानसून आते ही किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही अब नगर निगम परिसर में जल्द एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा जिसे मानसून सीजन को देखते हुए एक्टिव मूव पर रखने की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि समय रहते क्विक रिस्पांस दिया जा सके। लेकर हमारा पिछले 1-1.5 महीने से हमारा लगातार काम चल रहा है। डेली हमारी टीम जाती है, मैनुअल भी कर रहे हैं और जेसीबी के माध्यम से भी हम लोग नाल की सफाई कर रहे हैं और हमारी टीम लगातार फील्ड में है। हम लोग भी जब टाइम मिलता है हम लोग मौके में जाके उसका मौका मांगना करते हैं और ताकि किसी भी स्तर पर यहाँ पे जो क्षेत्र के रहने वाले को बरसात को लेकर नाली को लेकर कोई दिक्कत न पैदा हो। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है जिसमें आप सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के फैसले का इंतजार है जब राज्य में निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी के चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा पार्टी चुनाव के मैदान में उतरने का काम करेगी। राजधानी देहरादून में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सुराज सेवा दल ने हमला बोला है। सुराज सेवा दल ने देहरादून के कई क्षेत्रों में कई सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर देहरादून के तहसीलदार और जिला प्रशासन पर मिलीभगत करने का आरोप लगाकर भ्रष्टाचार किए जाने की बात की है। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने तहसीलदार और कई अधिकारियों की संपत्तियों की जांच की मांग की है। इसके अलावा इन अधिकारियों के रिश्तेदारों और परिजनों की संपत्तियों को भी सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई है। देखिए, सरकार से सबसे पहले तहसीलदार को जो सरकार ने ट्रांसफर किया है, मैंने लगातार शिकायत की थी तहसीलदार महोदय की, तो मैं सबसे पहले सरकार से कह रहा हूं कि केवल ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, आपको उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, निलंबित करना पड़ेगा। इनकी आय संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जब तहसीलदार थे उससे पहले इनके घर के हालात क्या थे, पहले इनके कैसे घर थे और तहसीलदार बनते हुए इनके भाई बंधुओं की, इनके ससुराल पक्षों की पूरी आय संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी। उनका एक एक मकान का नक्शा, एक एक जमीनों के प्रकरण, एक एक चीजें, उसके आप एक एक कॉल डिटेल, एक एक लोकेशन, पूरा डाटा आपको एकत्रित करना पड़ेगा और आपको आम जनता को बताना पड़ेगा कि तहसीलदार ने इतना सारा पैसा अभी तक कहां से कमाया। उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट में भीषण पेयजल किल्लत से परेशान नगरवासियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ किया। पालिका क्षेत्र के 7 वार्ड के नगरवासी लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। नगरवासी यमुना तिलाड़ी से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 6 जून 2024 से बड़कोट तहसील स्थल पर धरना दिया। इसके साथ ही चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर सरकार को जगाने का काम किया गया।
मालूम हो कि नगर पालिका परिषद बड़कोट में भीषण जल संकट गहराया हुआ है। 6 साल से यमुना नदी से पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति की मांग की जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर पालिका वासियों ने 6 जून से धरना प्रदर्शन की शुरुआत की है। और यहाँ नगर परिषद बड़कोट में जो काफ़ी समय जो पानी की बड़ी दिक्कत पड़ रही है और दिन पर दिन बहुत ज़्यादा 7 वार्डों में जो है बूंद बूंद पानी लोग तरस रहे हैं और महिलाएं तो खर्च जा रही है परेशान है। कम से कम 1-1 किलोमीटर से लोग जो पानी भर के लाते हैं और यहाँ जो टंकियाँ लगा रखी है जो संस्था ने और नगर पालिका ने, उससे जो है प्राप्त पानी नहीं हो पा रहा है। और कई जगह ऐसा जहाँ लोग न तो गाड़ियाँ जा सकती है न इनके टेम्पो जा सकते हैं। आज का कार्यक्रम क्या था? और आज जो है कार्यक्रम है जो है चंद्रेश्वर मंदिर में जो है हमने होम कर खाया। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है पानी बिना जो है बहुत परेशान हो रही है और हर वर्ष जो है गर्मियों में इतनी परेशान रहती है कि मतलब किसी के यहाँ भी पानी नहीं आता है। तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप शीघ्र जो है इस जल पंपिंग योजना की स्वीकृति करने की कृपा करें। आज कार्यक्रम क्या था? आज हवन कार्यक्रम रखा हुआ था कि ताकि हमारी सरकार जो है कुछ चेते और मतलब जनता की बातों को सुने। बड़कोट नगर पालिका में इस समय बहुत ज़्यादा पेयजल का संकट हो रखा है। यहाँ तक कि सभी जितने भी 7 वार्ड है, 7 के 7 वार्डों में पानी की बहुत कमी है और जो जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग बाल्टियों में पानी ढो ढो के ला रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर जो समिति के द्वारा यज्ञ किया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम सब लोग निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी पंपिंग योजना है वो जल्द से जल्द स्वीकृत हो और ये जो पेयजल संकट यहाँ पे बना हुआ उसका समाधान किया जा सके। मैंगलोर में लिफ्ट लेने के बहाने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मैंगलोर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि पकड़े गए बदमाश राहगीरों से लिफ्ट मांगने के बहाने तमंचे की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। बीते दिनों मैंगलोर में तमंचे की नोक पर कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके बाद डिलीवरी बॉय से भी तमंचे से फायर कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लिफ्ट मांगने के बहाने राहगीरों से हो रही लगातार लूटपाट की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने टीम गठित कर लूटपाट गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भगवानपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर सलमान नामक एक व्यक्ति को लिफ्ट लेने के बहाने एक व्यक्ति ने रोका और उसके अन्य साथियों के द्वारा सामूहिक रूप से उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उसी दिन आसफ नगर के निकट दीपक नामक एक डिलीवरी बॉय के साथ भी मोबाइल फोन लूट की घटना को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया। इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार के सर के द्वारा गहरी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए तत्काल पुलिस टीमें गठित कर उक्त घटनाओं के अनावरण के निर्देश दिए गए थे, जिनके अनुपालन में 4 टीमों का गठन किया गया और उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल पुलिसिंग और आपसी समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उक्त घटना में शामिल 2 अभियुक्तों आस मोहम्मद उर्फ आसू पुत्र इफ्तिकार और सलमान उर्फ लाला पुत्र सलाम निवासी पार्ली गुज्जर कोतवाली गंग नहर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।